गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। टेक्सचुअल पोर्शन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पोयम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 99। 20th पोयम, धरती की शान। धरती में पेंसिल अपने हाथ में ही रखेंगे, मीनिंग्स लिखते जाएंगे हम साथ साथ में। धरती समानार्थी शब्द लिखेंगे, पृथ्वी, धरा, जमीन, भूमि। ओके। शान, शान का मीनिंग भी बहुत ईजी है, जिसे हम कह सकें कि हाँ, इस पर हमें क्या है, गर्व है, या जिससे इस धरती की क्या बढ़े, इज्जत बढ़े, मान बढ़े, उसे कहते हैं धरती की शान, जिससे रौनक आ जाए। कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। इंट्रोडक्शन का सेकंड पैराग्राफ हम पहले कर लेते हैं, इसके बाद हम पोयम स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म, क्या नाम है उस फिल्म का, गांव की गौरी से लिया गया है। अंडरलाइन करेंगे, गांव की गौरी। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को दिखते हुए, महत्ता इंपॉर्टेंस, हिंदी में हम कहते हैं महत्व, सबसे बुद्धिमान बताया है। किसको बुद्धिमान बताया है? मनुष्य को। क्यों? क्योंकि देखो, एक जानवर है, वह भी अपना खाना पीना वगैरह सब अपने काम खुद कर सकता है। उसके पास भी इतनी बुद्धि है कि किस प्रकार मुझे अपने पेट भरने के लिए भोजन एकत्र करना है, इकट्ठा करना है। पानी की प्यास लगेगी, वह पानी पिएगा, अपने संतानों की, अपने बच्चों की देखभाल करेगा, है ना, उनकी सुरक्षा की तैयारी करेगा। ये सब बातें तो एक जानवर में भी पाई जाती हैं, जैसे एक मनुष्य में पाई जाती हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि मनुष्य जो है अन्य जीवों से, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अन्य जीवों से, पशु पक्षियों से वह किस प्रकार भिन्न है? इससे पहले हमने 19 चैप्टर किया था, आपको याद होगा। उसमें विद्योत्तमा राजकुमारी है, ठीक है। शारदानंद नाम के राजा हैं, उनकी बेटी राजकुमारी का नाम है विद्योत्तमा। तो जब वह शास्त्रार्थ करने के लिए दूसरे पंडितों को बुलाती थी ना अपने महल में, दरबार में, और उसने घोषणा की थी कि जो मुझे पराजित करेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तो जैसे ही पंडित उसे पराजित नहीं कर पाते थे, तो वो अपनी जबान से उनकी मजाक उड़ाती थी। तो तब भी मैंने ये सेंटेंस आपको समझाया था कि मनुष्य की पहचान है ना उसकी जबान से होती है, और मनुष्य बाकी सब जीवों से किस प्रकार अलग है? क्योंकि उसके पास बोलने की ताकत है। तो जीभ से इंसान की पहचान होती है, शब्दों से पहचान होती है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि बात तो एक ही बोलनी है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने चोरी की है, तो अब आप उसे गुस्से में पेश आना चाहते हैं, विनम्रता से पेश आना चाहते हैं, आप मौन रह के उसे आंसर देना चाहते हैं। ये बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये सारे के सारे उत्तर हम कैसे देते हैं? अपनी जबान से देते हैं, है ना। तो मनुष्य किस तरह अलग पड़ता है इन सब जीवों से? क्योंकि इसके पास बोलने की ताकत है, दूसरे जीवों के पास इतनी ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल, नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। बुद्धि और कठोर परिश्रम मतलब हार्डवर्क। जल मतलब पानी, थल मतलब पृथ्वी, और नभ मतलब आकाश में। उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट्स, अर्जित प्राप्त की हैं बहुत सारी सफलताएं। आज जो हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट आ चुकी है। पहले के समय में एक जगह से दूसरी जगह मनुष्य संदेश ले जाता था ना, तो न जाने कितने दिन उस संदेश को पाने में लग जाते थे। आज वो काम हम एक सेकंड में व्हाट्सएप से या मोबाइल से या इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो ये किसकी उपलब्धि है? मनुष्य की उपलब्धि है। कि कैसे संभव हुआ कि इतना जल्दी जल्दी हम काम निपटा सकते हैं? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ने उसका इस्तेमाल किया। क्या एक पशु ऐसा कर सकता है कि चलिए मैं किसी मशीन का निर्माण करता हूँ या खोज करता हूँ? ना, ये केवल एक मनुष्य के लिए संभव है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। ढालना मतलब अपने अनुकूल, अपने अकॉर्डिंग बनाना। प्रकृति मतलब नेचर। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग वापस पोयम में आएगा, तब मैं समझा दूंगी। कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है यदि मनुष्य ठान ले, क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि, इतनी ताकत ईश्वर ने दी है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। इस वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे, मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित मतलब समाया हुआ है।
यही हमारी महानता का प्रमाण मतलब सबूत है कि मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है अपने परिश्रम और बुद्धि से। चलिए पोयम हम स्टार्ट करेंगे। जो एक इनडायरेक्ट मीनिंग रह गया है इस सेंटेंस का, इस पैराग्राफ में अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है, ये आएगा तब मैं इसका इनडायरेक्ट मीनिंग आपको समझा दूंगी। वापस रिपीट होगा इसलिए। धरती की शान तू भारत की संतान। कवि स्टार्ट यहाँ से करते हैं टाइटल से, धरती की शान तू मतलब मनुष्य, तू भारत की क्या है, संतान है। अब भारत का इनडायरेक्ट मीनिंग खाली ये नहीं लेना है कि भारत की भूमि के लिए कहा गया है, हाँ, पूरे विश्व की भूमि के लिए है कि पूरे विश्व की भूमि पे जितने भी मनुष्य रह रहे हैं वो इस भूमि की क्या हैं, संतानें हैं। और वह मनुष्य इस धरती की शान है। उसके बिना मान लीजिए चारों तरफ जानवर और पशु पक्षी हों और एक भी मनुष्य न हो तो क्या हम कहेंगे कि हाँ ये संसार है ना। मनुष्य, इस धरती की शोभा किससे होती है, मनुष्य से। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मुट्ठियों में अर्थात मुट्ठी, तूफान प्रलय, मनुष्य तो बड़ा महान है। तूफान का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या लेना है, बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन समाज में ला देना। इसका मुट्ठियों में बंद तूफान, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है कि जैसे ये हम है ना मुट्ठी खोलेंगे तो तूफान आ जाएगा, मुट्ठी बंद करेंगे तो तूफान अंदर रह जाएगा, है ना। और मनुष्य तू बड़ा महान है, इनडायरेक्ट मीनिंग है जब तू हे मनुष्य तू परिश्रम करने की ठान लेगा ना तो तू बहुत बड़ा प्रलय ला सकता है। प्रलय का इनडायरेक्ट मीनिंग युद्ध या लड़ाई झगड़े करना नहीं है, इनडायरेक्ट मीनिंग है बहुत बड़ा परिवर्तन ला देना या बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेना। आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। 200 साल पहले अभी तो 74 ईयर्स हमारी आज़ादी को हो चुके हैं। जब देश गुलाम था तब आपको पता होगा 200 सालों तक हमने गुलामी भुगती, है ना। कितने वीरों ने अपनी जान बलिदान कर दी। एक दिन साउथ अफ्रीका से विजय प्राप्त करके, मतलब वहाँ साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, तो गांधी जी ने देखा कि मेरे देश के लोगों के साथ यहाँ गोरे काले का बहुत भेदभाव होता है। वहाँ पे भी गांधी जी के साथ बहुत रूडली व्यवहार किया गया था, तो उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ के जो भारतीय लोग थे उनको न्याय दिलवाया था आवाज़ उठा के। जब वे आते हैं, अब ये खबरें पेपर में छप जाती हैं, न्यूज़पेपर में, कि भारत का एक इंसान है, उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और उसने इस प्रकार साउथ अफ्रीका में हमारे भारतीयों को क्या दिलवाया है, न्याय दिलवाया है, आज़ादी दिलवाई है। तो जब वे भारत में आते हैं तब जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलते हैं और वो सब इनको ये बातें बताते हैं, लाला लाजपत राय वगैरह, और उनको ये सब बातें बताते हैं कि आपने वहाँ पे ये काम करके दिखाया है तो आप यहाँ पे भी कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशों ने बहुत अत्याचार गुलामी फैला के रखी है, किसी को अपनी मर्जी से कुछ काम करने देते नहीं हैं। तो गांधी जी ने तब सोचा, तो उनकी इतनी लड़ाइयाँ लड़ते गए, बहुत सारे वीर जवान थे वो शहीद होते गए। तो जब एक साथ एकता में मिलके इन लोगों ने काम किया तो हमने क्या प्राप्त की, सफलता प्राप्त की। मतलब 200 सालों तक न जाने कितने लोगों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी, कोशिशें की, तो इन सब लोगों का जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया। लास्ट में कौन सा तूफान आया, तो यहाँ तूफान का इनडायरेक्ट मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि आज़ादी प्राप्त हुई। तो इनकी मुट्ठी बंद थी मतलब ये नहीं कि ये ना मुट्ठी खुलते ही हमें आज़ादी प्राप्त हो गई, अर्थात अनगिनत कोशिशें करते गए, प्रयत्न करते गए, बलिदान देते गए, मेहनत करते रहे और लास्ट में इस तूफान आया, अर्थात हमने सफलता के रूप में क्या प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की। तो कब कर सकता है इंसान, जब कठोर परिश्रम करेगा या प्रयत्न करेगा, है ना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। पर्वत पहाड़ दोनों समानार्थी शब्द हैं। फोड़ देना मतलब तोड़ना। अगर आप कहीं हिल स्टेशन में जाते हैं, यहाँ से आप राजस्थान माउंट आबू साइड चले जाइए ना, तो बीच में जो हाईवे रोड आता है वहाँ पे बहुत सारे ना छोटे छोटे पहाड़ हैं या बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको तोड़ने का काम किया जाता है बुलडोज़र से, ठीक है। ये जो बड़े बड़े क्रेन आते हैं इनसे पर्वतों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा हिल स्टेशन पे जाते हैं तो पहाड़ों के ऊपर होटल रेस्टोरेंट वगैरह बने रहते हैं। यहाँ आप राजस्थान माउंट आबू उदयपुर चले जाएं तो पहाड़ों के ऊपर महल तक बने हुए हैं।
तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग कभी आपने सोचा है कि पहाड़ों के ऊपर इतना कैसे कर सकता है इंसान? ये सारी की सारी मनुष्य की प्रयत्न की, कोशिशों की या मेहनत का नतीजा है। देखिए, अगर आप उदयपुर जाते हैं तो वहाँ पे महाराणा प्रताप का महल बना हुआ है, ठीक है। तो हम महल की मुलाकात लेते हैं। सबसे ऊंचे फ्लोर पे जब हम पहुँच जाते हैं ना, तब वहाँ पे एक गाइड तो नीचे ही मिल जाते हैं। गाइड बताता है कि अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँचते एक पेड़ दिखाई दिया। गाइड बोलता है कि भाई, क्या आपने सोचा है कि ये महल के ऊपर वाले हिस्से पे है ना, इस प्रकार कैसे पेड़ उगाया जा सकता है? तो सामने जो टूरिस्ट हैं वो भी अचंभे में रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने उसका रहस्य बताया कि ये जो पर्वत है, ये वहाँ पे फतेह सागर करके एक झील आई हुई है, ठीक है। आप उदयपुर में देखेंगे ना तो चारों तरफ उस झील के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पे झील के किनारे पे बहुत बड़ा क्या था, पहाड़ था। तो जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नदी, इस झील के किनारे हम अपने राजा को क्या बना के देते हैं, महल बना के देते हैं। तो उस पर्वत को पूरा का पूरा क्या किया गया, तोड़ा गया, ठीक है। अब पर्वत के ऊपरी हिस्से में जो पेड़ था उसको तोड़ा नहीं गया, बाकी सारे पेड़ों को काट दिया गया। क्यों? ताकि फुर्सत के समय जब भी राजा महाराजाओं का या किसी अन्य सदस्य का मन करता है कि हम चांद की छाया में बैठ के शीतल हवा खाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा था, ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। एक तो वातावरण चारों तरफ शांति ही शांति, फतेह सागर झील का पानी बहुत ही सुकून देता है, ठंडी हवा देता है। दूसरी तरफ ये पेड़ जिससे बहुत ही ठंडी ठंडी वायु प्रदान होती है। तो इस प्रकार इन्होंने पूरा का पूरा पर्वत जो आया हुआ था उस झील के किनारे, उस पर्वत को तोड़ के क्या बनाया था, महल बनाया था। तो मनुष्य पर्वत पहाड़ों को फोड़ कर तोड़ कर क्या क्या बना सकता है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे देश में बहुत ऐसी इमारतें, महल बने हुए। आया इनडायरेक्ट मीनिंग समझ में? तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख को मोड़ना अर्थात नदियों के किनारे पे डैम बनाना या बांध बनाना। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी मतलब मिट्टी, अमृत मतलब इनडायरेक्ट वो अमृत नहीं जो देवताओं को प्राप्त हुआ था और वो अमर हो गए थे पीकर। अमृत का इनडायरेक्ट मीनिंग लेना है अनाज, फल फूल, सब्जियां। कि माटी में को खोद कर एक बीज डाला गया, उस पर मेहनत की गई किसान के द्वारा, और अमृत निचोड़ा अर्थात वह अन्न उगा के दिया जिससे पूरा का पूरा संसार जीवित रह सकता है। यदि किसान आंदोलन पे आ जाए कि ना हम तो मेहनत नहीं करेंगे या अन्न नहीं उगाएंगे, तो पूरा का पूरा संसार उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, अन्न के बिना, है ना। तो इतनी प्रयत्न करके एक माटी के अंदर से हमें क्या बना के देता है, एक बीज में से वह किसान क्या बना के देता है, सोने के रूप में, अमृत के रूप में हमको अन्न उगाकर देता है। दूजो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। धरती को अंबर, अंबर मतलब आकाश, गगन, आसमान, नभ, है, इतने समानार्थी शब्द लिखेंगे। आकाश, आसमान, गगन, नभ। धरती को अंबर से जोड़ना अर्थात बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें खड़ी करना, कि 100-100, 150-150 फ्लोर जितनी बड़ी बड़ी क्या बनाई हैं मनुष्य ने, इमारतें बनाई हैं। लगता है जैसे ये इमारतें किसको छू रही हैं, अंबर को। अमर तेरे प्राण, अमर जो कभी मर के भी मरता नहीं है। तेरे प्राण मतलब तेरा जीवन, तेरी श्वासें, कि तेरे प्राण अमर हो जाएंगे यदि तू इस प्रकार की प्रयत्न से कुछ समाज को करके दिखाएगा। जो मर के भी कभी मरता नहीं है अर्थात अपने कर्मों से जीवित रह जाता है। आज 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, तो क्या वो जीवित हैं कि हम उनकी गांधी जयंती मनाते हैं? ना। अर्थात जो व्यक्ति अपने लिए तो जीता ही है, साथ साथ समाज के लिए परोपकार की बहुत ही कार्य करता है। अपने बारे में सोचता है लेकिन साथ साथ दूसरों के लिए भी वह बहुत जीता है, प्रयत्न करता है, सेवा, समाज सेवा के कार्य भी करता है। तो वह व्यक्ति मर के भी मरता नहीं है। उसका शरीर हमारे साथ नहीं रहता लेकिन उसकी यादें हमारे साथ अवश्य रहती हैं। मिला तुझको वरदान, ये तुझे वरदान मिला है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान कि तुम अपने कार्यों से क्या हो सकते हो, अमर हो सकते हो।
तेरी आत्मा में स्वयं कौन है? भगवान है। अर्थात कहते हैं ना, हर आत्मा के अंदर, हर मनुष्य के अंदर हृदय में कौन निवास करता है? परमात्मा। अर्थात हर आत्मा के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, उसे केवल पहचानने की ज़रूरत है। आत्मा में स्वयं भगवान है। इनडायरेक्ट मीनिंग है कि हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारे ताकत, शक्तियाँ समाई हुई हैं, केवल हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, तो हम भी उस ईश्वर के समान बन सकते हैं इस प्रकार के कार्य करके। आज हमारे आजू बाजू कोई ऐसा व्यक्ति डेथ प्राप्त करता है तो उसकी जन्म जयंती थोड़ी ना मनाते हैं। हाँ, जन्म जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जिसने बहुत समाज सेवा के यहाँ कुछ ऐसा समाज को दिया हो। जैसे गांधी जयंती, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी जयंती मनाई जाती है। अर्थात वो चले जाते हैं, उनका शरीर हमारे साथ नहीं रहता, फिर भी हम उनके कर्मों के द्वारा उन्हें याद करते ही रहते हैं। तो ये लोग मर के भी क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो जो समाज को देता है वही अमर हो सकता है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इस पोयम का पार्ट 2 हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।